हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जॉन गॉल्सवर्दी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक जस्टिस। सबसे पहले बात करते हैं इस थीम की, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा उनका नाटक किस थीम पर है। तो ये थीम है इसकी, जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम है, जिसमें मानवीय संवेदनाओं की कमी है, लैक ऑफ ह्यूमन सेंसिटिविटी, उसके ऊपर ये बात करता है। दूसरा जो इसका पहलू है वो प्रिजन सिस्टम की बात करता है, जिसमें प्रिजनर्स को एकांत कारावास दिया जाता था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता था, उसकी बात की गई है। और ये उस सिस्टम को बदलने की बात करता है कि चाहे भले ही कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, बट अल्टीमेटली ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें कहीं ना कहीं न्याय देते वक्त संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए, जो कि कानूनी सिस्टम में कमी है। चाहे वो ब्रिटिश की बात की जाए, चाहे अपने यहाँ भी बात करते हैं इंडिया में, तो डेफिनेटली कानून जो है वो सिर्फ फैक्ट्स देखता है। वहाँ पे सिंपैथीज, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये एक प्रॉब्लम प्ले है, जिसमें उनके रियल एक्सपीरियंस पे एक्चुअली 1907 में डरहम प्रिजन में वो घूमने जाते हैं गॉल्सवर्दी। और वहाँ पर उन्होंने जाकर के बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे उनसे बात की, और उनकी जो मेंटल सिचुएशन थी उसको उन्होंने यहाँ पर अपने 2 वॉल्यूम लिखे थे, जिसका नाम था द हाउस ऑफ साइलेंस एंड ऑर्डर। और लास्ट में ये उन्होंने प्ले लिखा 1910 में, जस्टिस। इसका एक सकारात्मक असर भी पड़ा था ब्रिटिश सिस्टम पर, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो ड्यूरेशन थी वो कम कर दी गई थी, और कुछ और मानवीय पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। तो हिंदी में इसका सारांश देखेंगे। लेट्स बिगिन। और उम्मीद है कि वो सारी चीजें मैंने इसमें शामिल की हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में सहायता करेंगी। सो लेट्स बिगिन। पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में ये जो शुरुआत में आपको दिख रहे हैं, जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ। जेम्स हाउ जो है, ये एक लॉ फर्म होती है जिसमें ये मालिक है, और वॉल्टर हाउ उसका बेटा है। जेम्स और वॉल्टर ये दोनों आपस में पिता पुत्र हैं। रॉबर्ट कॉक्सन जो है वो वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका सबसे बड़ा अधिकारी। विलियम फॉल्डर ये कह सकते हैं कि प्रोटैगनिस्ट है, और ये एक ट्रेजिक प्ले है तो ट्रेजिडी का शिकार यही होता है। विलियम फॉल्डर ये जूनियर क्लर्क होता है उसी लॉ फर्म में, और इसकी प्रेमिका है रूथ हनीविल। ये 27 साल की होती है, और ये विलियम फॉल्डर 23 साल का होता है, लेकिन ये मैरिड वुमन है एक्चुअली। रूथ हनीविल जो है, शी इज मैरिड टू समवन एल्स, और विलियम फॉल्डर को इनसे हो जाता है प्रेम, और ये प्रेम पर ही पूरा सिस्टम आधारित है। जस्टिस लॉयर जो कि एक जज हैं, ये दोनों जो कि अक्सर कोर्ट में हुआ करते हैं। हेराल्ड क्लीवर जो हैं, ये सरकार की तरफ से हैं, और हेक्टर फ्रोम जो हैं ये बात करते हैं डिफेंस की, विलियम फॉल्डर के लिए। कैप्टन डैनसन और एडवर्ड क्लीमेंट ये सब प्रिजन डॉक्टर, और वुडर जो कि वार्डर होता है जेल का। ये सारी चीजें हैं। मेन कैरेक्टर्स हैं ये जिनको आपको ध्यान रखना है: जेम्स हाउ, वॉल्टर हाउ, विलियम फाल्डर, रॉबर्ट कॉक्सन, रूथ हनीविल, जो कि मैरिड वुमन होती है, 27 ईयर्स ओल्ड। और ये 23 ईयर्स का उल्टा होता है विलियम फॉल्डर। आगे बढ़ते हैं। एक फर्स्ट में शुरुआत होती है जुलाई मॉर्निंग से। जुलाई मॉर्निंग में जो कॉक्सन मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये अपनी पासबुक में बहुत सारी एंट्रीज चेक कर रहा होता है, क्योंकि फर्म है तो पैसे का लेन देन चलता ही चलता है। स्वीडल एक ऑफिस बॉय होता है जो कि ऑफिस की तैयारी करता है, जैसे मेज लगाना, कुर्सी लगाना, सारी चीजों की व्यवस्थाएं करना। ये वाला काम करता है स्वीडल। तो ये आकर के बताता है रॉबर्ट कॉक्सन को कि एक महिला जिसका नाम है रूथ हनीविल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, विलियम फॉल्डर की प्रेमिका, वो फॉल्डर से मिलने आई है। कॉक्सन जो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है अपनी ड्यूटी में, वो तुरंत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ये जो जगह है ये प्राइवेट मीटिंग के लिए नहीं है, और वो गुस्से में बोल देता है कि फॉल्डर है ही नहीं यहाँ पे, तुम कहीं भी जाकर उसको कहीं और ढूंढो। लेकिन रूथ जो है वो कहती है कि उसका फॉल्डर से मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका ये मैटर लाइफ एंड डेथ जैसा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि रूथ हनीविल का जो हस्बैंड है वो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, उसको मारता पीटता है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। तो और फोल्डर में उसको एक उम्मीद दिखाई देती है। कॉक्सन जो है उसको बता देता है कि ये प्लेस इज नॉट फॉर प्राइवेट मीटिंग, और ये फर्म का एक ऑफिस है, यहाँ पे सब लोग नहीं मिल सकते इस तरह से। तभी क्या होता है, फोल्डर आ जाता है।
फॉल्डर के आने के बाद रूथ उसको अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि किस तरह से उसके पति ने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया है और आज मैं मरते मरते बची हूँ। आज उसने मेरा गला पकड़ लिया था और मरते मरते बची हूँ, और वो जब सो रहा होता है तभी मैं अपने बच्चों के साथ चली आई हूँ उसे छोड़ के। फाल्डर जो है उसको 6 पाउंड्स दे देता है और कहता है बाकी मैं इंतजाम करूंगा, और तुम मुझे बुकिंग ऑफिस पे मिलना और हम दोनों भाग चलेंगे कहीं दूर, किसी दूसरे अननोन कंट्री में, जहां पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ के तौर पे रह लेंगे, ऐसा वो कहता है, उसको प्रॉमिस कर। तो ये प्रॉमिस करने के बाद रूथ जो है वो चली जाती है, और कॉक्सन आकर के उसको डांटने लगता है फाल्डर को, अरे यार ये कोई पिकनिक प्लेस नहीं है भाई, ये फर्म का ऑफिस है जहाँ तुम और मैं दोनों एम्प्लॉयड हैं, और इस बिल्डिंग की जो यूज है तुम ये प्राइवेट मीटिंग्स के लिए नहीं करो। समझाने की कोशिश करता है फाल्डर, हालांकि वैसे तो यंग मैन है 23 साल का, लेकिन अब ठीक है, उसको कोई पसंद आ गया। पसंद कौन आ गया है? एक मैरिड वुमेन, रूथ हनीवेल। वो उसको फिर से डांटता है कि तुम अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, फोल्डर चुपचाप जाकर के बैठ जाता है अपनी डेस्क पे, काम शुरू कर देता है अपना। तभी क्या होता है, वॉल्टर हाउ जो कि जेम्स हाउ का बेटा है, ये आता है, फर्म का मालिक है एक्चुअली ये, अपने बाप के साथ। वो आता है और कॉक्सन से बात करने लगता है किसी ट्रांजेक्शन को लेकर के। जब बात हो रही होती है तो जेम्स जो कि इनका पिता है, वॉल्टर हाउ का, वो पूछता है अपने बेटे से कि फर्म का बैलेंस कल 400 पाउंड था, आज वो बैलेंस घट करके 351 पाउंड कैसे रह गया है? किसी ने कुछ ट्रांजैक्शन किया है क्या? जस्ट अ डे बिफोर, एक दिन पहले ही था इतना बैलेंस। तो वॉल्टर कहता है कि उसको चेक दिखाता है कि देखो, जिसमें एक चेक जो है वो 90 पाउंड्स वाला कैश कराया गया है, विच वॉज गिवन ओनली फॉर 9 पाउंड्स। लेकिन जब कॉक्सन ने चेक दिया था वो सिर्फ 9 पाउंड के लिए था, लेकिन पैसा निकाला गया है 90 पाउंड्स, कैसे हो गया? वो कहता है कि जो टी वाई, जैसे NINTY, जो टी वाई जोड़ी गई है वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं ऐसी वाई नहीं बनाता, क्योंकि हैंड राइटिंग हर किसी की अलग अलग होती है। अब समझ में आता है कि जरूर किसी ने 9 को 90 लिख दिया है, या उसमें एक जीरो बढ़ा दिया है, किसी ने जरूर इस चेक में छेड़खानी की है, और ये एक क्राइम है। अब कॉक्सन जो है उसको बताता है कि वो वाला जो चेक था वो डेविस को दिया गया था। डेविस एक और एम्प्लॉई है जो कि उसी दिन चेक भजाने के लिए बैंक में, और क्योंकि उस समय उसका लंच आ जाता है तो लंच करने बैठ जाता है, वो चेक किसी और को दे देता है, तो सस्पिशन जो शक है वो डेविस पे चला जाता है कि जरूर इसी ने कुछ किया, क्योंकि उसी दिन ही वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक दिन पहले निकल गया है। तो जेम्स हाउ कहता है कि पुलिस भेज के उसको रास्ते से ही पकड़वा लो, लेकिन फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एक बार पूछ लेते हैं। तो जेम्स अपने बेटे वॉल्टर को सलाह देता है कि कैशियर जो कि बैंक का है, वो तो जानता ही होगा जिसने चेक उसको दिया है, उसको बुलाओ, और साथ ही साथ पुलिस को भी बुलाओ, क्योंकि ये क्राइम हुआ है और हमारी फर्म में एक बहुत ही बेईमानी, डिसऑनेस्टी वाला केस है, तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर द क्रिमिनल। मैं अपराधी को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। तो कैशियर आता है जिसका नाम है काउली। वो आकर के बताता है कि डेविस नहीं था एक्चुअली चेक भंजाने वाला। चेक भंजाने वाला कौन है? फाल्डर, विलियम फाल्डर, इसने ही चेक भंजाया था। तो अब जैसे ही पता चलता है फाल्डर को, तो फाल्डर पहले मना ही करता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जब बार बार पूछा जाता है और जब काउली बता ही देता है यही आया था, अब वो गिव्स इन, मतलब हार मान लेता है, बता देता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, और ये ऐसा मैंने इसलिए किया किया था क्योंकि वो जो मूवमेंट था मेरा, उसको रूथ हनीवेल को देख करके मुझे पैसे चाहिए थे उसके साथ भागने के लिए, तो इट वाज ए मूवमेंट ऑफ मैडनेस। पागलपन में या प्रेम के पागलपन में, कैसे भी कहिए, उसकी कंडीशन देख करके मैं ऐसा हो गया था द्रवित, कि उस कंडीशन में मैंने ऐसा कर दिया, और अब मैं वो पैसा वापस कर दूंगा, आप चिंता मत करिए, ऐसा बोलता है वो, प्रॉमिस करता है कि मैं पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन जेम्स जो कि एक कैपिटलिस्ट टाइप का इंसान है, वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो अड़ा रहता है फाल्डर को जेल भेजने के लिए, जबकि वॉल्टर्स का बेटा और कॉक्सन जो कि मैनेजर है, वो कह देता है कि चलो कोई बात नहीं, हम फाल्डर को थोड़ा एक और मौका दे के देख लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड है, और उसका ये पहला क्राइम है, फर्स्ट क्राइम, पुराना इतिहास उसका बहुत साफ है, तो माफ किया जा सकता है। लेकिन जेम्स बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो कहता है नहीं नहीं, फाल्डर जो है वो एक इमोरल, अनैतिक व्यक्ति है, क्योंकि उसका संबंध एक मैरिड वुमन से है, एक शादीशुदा महिला से उसका संबंध है, रूथ हनीविल से, और ऐसे इंसान को
गलतियां कर रहा है और इस क्राइम कर रहा है, उसको हम माफ नहीं कर सकते। बुला लेता है पुलिस को। सर्जेंट विस्टर आता है जो कि एक डिटेक्टिव है, और वो उसको स्कॉटलैंड यार्ड जो थाना है वहां से, और वो आकर के फॉल्डर को अरेस्ट कर लेता है। जैसे ही फॉल्डर अरेस्ट होता है, फिर वो कहता है, ओ सर सुनिए तो, देयर इज समवन आई डिड इट फॉर हर, ये मैंने उसके लिए किया। हर कौन है यहाँ पे? रूथ हनीवेल। कि मैंने अपनी शौक पूरी करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई है ऐसा जिसकी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन जेम्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता नहीं, नो, नॉट इन एनी वे, क्रिमिनल इज क्रिमिनल। चाहे क्राइम इज क्राइम, चाहे किसी भी मोटिव से किया गया हो, कोई भी इंटेंशन हो, भले ही वो दया के लिए किया गया हो या क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया हो, क्राइम इज क्राइम। वो उसको अरेस्ट करवा ही देता है। एक्ट सेकंड शुरू होता है। कोर्ट सीन है ये, जहां पर काफी भीड़ है, और वहां पर फाल्डर जो है वो बैठा हुआ है एक बेंच पर, सॉलिड या विटनेस बॉक्स टाइप का, जहां पर वो है। जेम्स, वॉल्टर एंड काउली, ये तीनों लोग आकर के अपना एविडेंस दे देते हैं। काउली वही कैशियर जो कहता है कि हाँ फाल्डर आया था। जेम्स, वॉल्टर सब अपना अपना वक्तव्य दे देते हैं कोर्ट में। इसके अलावा दो काउंसिल्स वहां पे होते हैं, हेराल्ड क्लीवर जो कि राज्य की तरफ से लड़ रहा है, और हेक्टर फ्रोम जो कि डिफेंस केस को ले रहा है, क्योंकि वो वॉल्टर की तरफ से बोलता है। और डिफेंस में वो बोलता है कि क्रोम जो है वो बोलता है कि फाल्डर ने जो काम किया है, जो क्राइम किया है, वो एक एक्सट्रीम प्रेशर में किया है। जब उसने, वो सिचुएशन थी एक वुमन, एक महिला की, जब उसने उस महिला को देखा कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है एक ऐसी मैरिज में जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसको उठानी पड़ रही हैं, और बेचारी रोज़ टॉर्चर सहती है, तो उसकी हेल्प करने के लिए किया है। ये कोई उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। शी वॉन्टेड टू स्केप टू एन अननोन कंट्री, वो चाहती थी फाल्डर के साथ कहीं जाना जहां वो सुकून से अपनी अपने बच्चों की जिंदगी काट सके, और उसके लिए उनको चाहिए था पैसा, जो कि इनके पास नहीं था। तो इसलिए उसने, फाल्डर ने रूथ हनीविल की हेल्प करने के लिए क्राइम किया है। ही जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, और कैन बी एक्विटेड या कैन बी गिवन अ चांस, उसको एक दूसरा मौका भी दिया जा सकता है। फिर कॉक्सन से पूछा जाता है विटनेस के तौर पे, तो कॉक्सन जो कि ईमानदार व्यक्ति है, वो फॉल्डर के बारे में बताता है कि फॉल्डर का इतिहास बहुत अच्छा रहा है, पुराना, और बहुत ही ईमानदार रहा है। अभी तक उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया था। टाइम से आना, टाइम से जाना, सारे काम अच्छा करता था, जब तक रूथ हनीविल से उसकी मुलाकात नहीं हो गई। नेक्स्ट जो है वो रूथ से पूछा जाता है। अब रूथ क्योंकि वो उसकी प्रेमिका है, तो जाहिर सी बात है उसके पक्ष में ही बयान देगी। वो अपने बारे में बताती है कि मैं 26-27 साल की हूँ, शादीशुदा हूँ, और एक ऐसे ड्रंकन मैन से मेरी शादी हुई है जो कि मुझे रोज टॉर्चर करता है। इल ट्रीट्स हर इन मैनी वेज, कई ढंगों से वो उसको टॉर्चर करता है। उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ता है टॉर्चर करने में, उनको भी मारता पीटता है। इस तरह से जो है फाल्डर ने उसको एक सिचुएशन से बाहर निकालने की उम्मीद दिखाई, और उसने उसको कुछ पैसे भी दिए थे कि ठीक है तुम तैयारी कर लो, बच्चों के लिए कपड़े खरीद लो, हम कहीं भाग चलेंगे, कहीं अननोन कंट्री जहां पर हम लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रह सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही हैज ruined himself फॉर हर, लेकिन मुझे नहीं पता था ये ऐसा कर रहा है, और उसने अपने आप को मेरी वजह से बर्बाद कर लिया है। लेकिन शी लव्स हिम वेरी मच, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, जो भी है। थर्ड विटनेस जो है फाल्डर खुद ही होता है, जो बताता है अपने बारे में कि हाँ ठीक है, 7 जुलाई का दिन ऐसा था, मैं अपने ऑफिस में गया था, ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि अचानक से रूथ हनीवेल आ जाती है। उसकी कंडीशन देख के मुझे रहा नहीं गया, मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैंने देखा कि उसके पति ने उसको मर्सीलेसली बीट किया है, बहुत पीटा है, और उसके गले पर भी उसकी उंगलियों के निशान है, क्योंकि उसका गला घोटना चाह रहा था। तो वो डीपली शॉक्ड एंड हो गया, और बिगिन टू थिंक, सोचने लगा कि कैसे मैं उसकी हेल्प करूं। और उसी समय उसको चेक मिला, और उसको यही आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं उसमें 9 को टी करके एक जीरो बढ़ा के कर दूं। तो इन ए मोमेंट ऑफ मैडनेस, उस पागलपन में मैंने 9 का 90 कर दिया, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने काम कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने वो काम कर दिया, मैं कांपने लगा, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। मैं पूरे दिन अपसेट रहा, दौड़ता भागता रहा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया। आई वॉज रेस्टलेस ऑल डे, पूरे दिन वो उस बेचैनी में घूमता रहा। ही एडमिट्स दैट ही एक्सीडेंटली डिड इट। रूथ हनीविल की कंडीशन देखने के बाद ही मैंने ऐसा किया है, वैसे मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, ये वो बताता है। आगे एक सेकंड ही है भी, जहां पर वो फ्रोम जो है, जो फॉल्डर का वकील है, वो कहता है कि ठीक है, फॉल्डर ने ऐसा
जो काम किया है उन्होंने सिर्फ 4 मिनट में किया है। वो 4 मिनट जो थे, रुथ की कंडीशन देखने के बाद उसने ये सब कर दिया है। और इसके बाद क्यों किया, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा लव सो डियरली, बहुत ज्यादा प्यार करता है। ही कैन बी एक्यूटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सिंपैथी। ही हैड नो क्रिमिनल इंटेंशंस इन अल्टरिंग द चेक। जाहिर सी बात है उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। क्लीवर जो कि राज्य की तरफ से वकील होता है, वो कहता है कि वो उन सारी आर्ग्यूमेंट्स को क्या बोल देता है, रोमांटिक। कहता है ये सब बकवास है। फैक्ट देखो, फैक्ट क्या है। रोमांटिसिज्म से काम नहीं चलता कोर्ट में। कोर्ट में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको फैक्चुअल चीजें ही देखी जाती हैं। और फैक्ट ये है कि फोल्डर ने वो छुड़ाया नहीं जा सकता फोल्डर, क्योंकि फोल्डर ने ऐसा किया है, उसने जानबूझ के क्राइम किया है। और इसलिए क्योंकि वो एक इमोरल रिलेशनशिप में है, जो कि एक मैरिड वुमन है। उसकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो भी अनैतिक है और उसने जानबूझ के ऐसा किया है। जज वो भी एग्री हो जाता है क्लीवर के लॉजिक से, और कहता है कि ये एक कोटेशन है जो आपको याद रखना है, अक्सर पूछ लिया जाता है। लॉ इज अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेट्स अनदर। इसका मतलब यह है कि कानून एक ऐसी शानदार या भव्य बिल्डिंग है जिसकी जो जो हम सबको शेल्टर प्रदान करती है, और उसकी एक हर एक ईंट एक दूसरे से जुड़ी हुई है, या यूं कहो कि एक सिस्टम में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कोटेशन आपको याद रखना है। सिंस फाल्डर हैज बीन नाइस, अच्छा रहा था, ऑनेस्ट रहा था, तो उसको अभी भी अपना इस टेम्पटेशन, मतलब लालच, पैसे के लालच में, और जो भावनात्मक उसकी जो लीनियंसी है रुथ के प्रति, उस पर उसको कंट्रोल रखना चाहिए था। मतलब ईमानदार व्यक्ति से और ज्यादा ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, ऐसा जज कहते हैं। और सजा सुना देते हैं, सजा सुनाई जाती है उसको। ही पनिश्ड फॉर पीनल सर्विट्यूड फॉर 3 इयर्स, 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसमें जैसे कहते नहीं कि कारावास मेहनत के साथ जिसको कहते हैं। फाल्डर इज डिप्रेस्ड। जैसे ही उसने सुना ये खबर या जजमेंट, वो डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि क्या करूं। रूथ जो है वो बैठी होती है, अपनी सीट से उठ करके खड़ी हो जाती है जब देखती है फाल्डर को ले जाया जाता है कहाँ, जेल में। सीन जो है ये क्रिसमस ईव का प्रिजन सीन है, जो कि इस प्ले की थीम है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जहां पर फाल्डर जो बंद किया गया है, तो वो इस तरह का सेल है, प्रिजन सेल, जिसमें वो खड़े होकर के, सिर्फ खड़े होकर के ही थोड़ा बाहर झांका जा सकता है, और वो कोशिश कर रहा है बाहर की आवाजों को सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। और वो पूरी तरह से नर्वस है, अपसेट है, और उसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही अपनी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा वो परेशान है। वुडर जो कि वार्डर है जेल का, वो गवर्नर से बात कर रहा होता है। दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो क्रिमिनल्स को वो तुलना करते हैं किनसे, एनिमल्स से, गूंगे बहरे जानवरों से तुलना की जाती है। तो ये जो शब्द हैं, इनसे ही पता चलता है कि क्रिमिनल्स या प्रिजनर्स के जो पर्सनैलिटी है, उनकी लाइफ को लेकर के इन अधिकारियों का रवैया कैसा था। उनको जानवर बता रहे हैं ये दोनों। तभी कॉक्सन आता है फाल्डर से मिलने, और वो गवर्नर को बोलता है कि फाल्डर जो है वो बिना माँ बाप के है। उसकी एक बहन का जो पति है उसको पसंद नहीं करता, तो उसको आने नहीं देता, और एक बहन जो है वो भी बीमार है। गवर्नर कॉक्सन को बताता है कि फोल्डर जो है वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में जाने वाला है। 1 महीने के लिए उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट, या जो एकांत कारावास है, उसमें डाल दिया जाएगा, जिसके आसपास सिर्फ एक नैरो सेल होगी, जहां वो बंद रहेगा। कोई भी उससे बात नहीं करेगा, वो किसी से बात नहीं कर सकता, इवन बाहर देखना भी मुश्किल होगा। सच इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। कॉक्सन जो कि फोल्डर से सिंपैथी रखता है, जो गवर्नर से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि सर वो नर्वस है और इतना बड़ा क्राइम नहीं है, उसको आप जेल में मत, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में मत डालिएगा, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा वो सफर कर चुका है। अभी गवर्नर डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर डिस्कस करता है फॉल्डर की तबीयत के बारे में। डॉक्टर वो भी जेल का ही है, तो वो कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्डर तो एकदम ठीक है, और जो कंफाइनमेंट है उसके मन पर कोई ऐसा असर नहीं डाल रही है। तो डिस्कशन के बाद गवर्नर डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में ही डाला जाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। फाल्डर और दूसरे जो प्रिजनर्स हैं वो एग्जामिन किए जा रहे हैं गवर्नर के द्वारा, घूम घूम के। सॉलिटरी कंफाइनमेंट में और भी लोग हैं,
जब वो फाल्टर के पास पहुंचता है तो फाल्टर के बिहेवियर को देखता है कि ये तो पागलों जैसा कर रहा है, तो उसको एडवाइस करता है कि जैसे बाकी प्रिजनर्स बिहेव कर रहे हैं वैसे तुम भी बिहेव करो, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, अपनी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं रूथ की या जो भी हैं उनको भूल जाओ, क्योंकि नाउ यू आर इन confinement that is solitary in the prison। फाल्टर बहुत ही ज्यादा नर्वस है और सोच नहीं पा रहा है कि क्या करना है, कैसे, मतलब वो अपने आप को एकदम लग रहा है उसको कि ही इज इनफेयरली ट्रीटेड, बहुत ज्यादा उसके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा उसको लगता है। अगला जो सीन है ये उन क्रेजी मेंटल सिचुएशंस जो रहती हैं प्रिजनर्स की, उसी में फाल्टर उसके बारे में बता रहा है कि फाल्टर जो है वो अपने सॉलिटरी कंफाइनमेंट में घूमता है इधर उधर, थोड़ी सी जगह है ही वो, इधर उधर घूमता है, और घूमने के बाद अपनी मुट्ठी भांजता है और मुट्ठियों से उस दरवाजे को जिसमें वो बंद है उस सेल के वायलेंटली उसको पीटता है, चिल्लाता है, एकदम जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है पागलों वाला सीन, क्योंकि वो एक तरह से अपनी मेंटल बैलेंस खो चुका है। बट ना सिस्टम को और ना ही गवर्नर और जज जो भी हैं वहाँ ऑफिशियल्स, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि फर्दर कैसे जिंदगी जी रहा है, या कोई सॉलिटरी कंफाइनमेंट में प्रिजनर जो है उसके ऊपर क्या बीत रही है, किसी को कोई नहीं पड़ी है। एक्ट 4 जो है वो 2 साल बाद स्टार्ट होता है, मतलब फॉल्डर जो है वो बाहर आ चुका है अब जेल से, और रूथ फिर से आकर के खड़ी है उस कॉक्सन के पास, और वो आकर के उससे रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि जब फाल्टर बाहर आता है तो उसका नाम तो खराब हो ही चुका है, जहां जहां भी जाता है काम करने तुरंत ही कुछ लोग उसकी मजाक बनाने लगते हैं, और वो उसको मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ती है। तो रूथ अल्टीमेटली आती है कॉक्सन से मिलने और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और इसलिए दुखी हूँ क्योंकि फाल्टर मेरी मदद कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, वो अपने पति को छोड़ चुकी है, अपने बच्चों के साथ आ चुकी है और उसके बच्चे भूखों मर रहे हैं, और आप ऐसा करो फाल्टर को फिर से काम पे रख लो। शी रिक्वेस्ट कि फाल्टर को फिर से थोड़ा सा एक चांस दे दो और वो अच्छे से काम करेगा, ऐसा वो कहती है। कॉक्सन जो कि उससे सिंपैथी रखता ही है फाल्टर से, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, वो रूथ को भेज देता है कि जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ फाल्टर को नहीं भेजना। फिर क्या होता है, फाल्टर आ जाता है, खुद ही आ जाता है फाल्टर, तो कॉक्सन को अच्छा नहीं लगता कि यार मैंने बोला था लेकिन तुम खुद ही आ गए, चलो कोई नहीं, आ गए तो कोई बात नहीं। फिर वो फाल्टर आके कॉक्सन को बताता है कि यार मैंने बहुत सारे काम ढूंढे, बहुत अलग अलग काम किए, लेकिन क्योंकि मेरी इमेज पहले ही खराब हो रखी है, सब मुझे बेईमानों की तरह ट्रीट करते हैं, तो मुझे काम छोड़ना पड़ जाता है, और इसलिए मुझे फिर से आप काम दे दो, और मैं बहुत जो है मुसीबत से अपनी जिंदगी जी पा रहा हूँ। उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक अनदर चांस प्लीज। कोक्सन और वॉल्टर जो है दोनों मिल के कोशिश करते हैं, जेम्स हाउ को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, फाल्डर को रख लो दोबारा काम पे, क्योंकि वो काम जानता है, नए इंसान को रखेंगे तो उसे दिक्कत होगी काम सीखने में। जेम्स कहता है कि भाई देखो मैं तो नहीं रखूं क्योंकि वो इमोरल कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है, कंसेंट्स दे देता है, लेकिन कंडीशन ये रख देता है कि वो रूथ हनीविल को छोड़ दे तभी मैं उसको जॉब पर रखूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट वी एग्री इन एनी रेट। तो इस तरह से वो समझाते समझाते, इसके अलावा जेम्स जो कि थोड़ा इगोइस्टिक भी होता है, वो फाल्डर के व्यूज, जो कि फाल्डर बताता है कि किस तरह से उसको जेल जेल में इल ट्रीटमेंट किया गया, किस तरह से उसका अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, तो उसको वो बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि भाई तुमने क्राइम किया था इसीलिए तुम्हें सजा मिली थी ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अनफेयर मिला है। खैर वो मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जैसा भी है वो कहता है कि उन विचारों को भूल जाओ और आगे नई स्टार्टिंग करो और रूथ हनीवेल को छोड़ दो। जैसे ही फाल्टर ये सुनता है वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे रूथ को छोड़ना नहीं है। वो कहता है ही डिड एवरीथिंग फॉर हर, यही तो जो कुछ उसने किया उसके लिए तो किया, और वही एकमात्र चीज है जो उसने, जो उसको, ही हैज जस्ट वन हर, कहीं ना कहीं जिसको उसने पाया है तो वही तो है, और तो कोई है नहीं जिसके लिए वो कुछ करेगा, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसा करना, ऐसा छोड़ पाना। ऐसा वो समझाता है कि मेरे लिए ये सब कुछ अच्छा नहीं है। आगे रूथ बुलाई जाती है, उससे वो पूछता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो, फाल्टर को काम पे रखूं कि नहीं रखूं, और अगर रखता हूं तो कंडीशन ये है कि यू हैव टू लीव हिम। तो वो आउट ऑफ लव बिकॉज शी लव्स हिम, तो वो कह देती है चलो ठीक है आप रख लो, यही खुश रहे। तो कहीं ना कहीं रूथ जो है वो ऑनेस्ट है फाल्टर को लेकर के,
और वो कहती कोई बात नहीं, आई विल स्टार बट मीनवाइल जो भी है फॉल्टर कम से कम अपनी खुशहाल जिंदगी जिएगा। फॉल्टर जैसे ही सुनता है रूथ का ये शब्द, ही इज शॉक, उसको बहुत बुरा लग जाता है कि अरे ये ऐसे कैसे कह दिया इसने, और वो दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर करके बैठ जाता है। मीनवाइल जो विस्टर है डिटेक्टिव वो आ जाता है फिर से इंक्वायर करने, क्योंकि जब जमानत मिलती है किसी क्रिमिनल को तो एक तारीख दे दी जाती है, तो ये एक तारीख दे दी जाती है कि बार बार आकर के हाजिरी लगानी है। जैसे एक ठीक उसी हिसाब से वो आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से फॉल्डर आया ही नहीं है अपना हाजिरी देने, और जिसको उसने कहता है कि 2 साल पहले मैंने यहीं से अरेस्ट किया था, तो अब वो कहाँ है। इसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आ रही हैं कि वो, क्योंकि फॉल्डर बहुत दुखी था रूथ की हेल्प करने के लिए फिर से, तो उसने फिर से दूसरों की फॉर्जरी या धोखेबाजी कर करके रेफरेंस दे दे के नौकरी ढूंढने की कोशिश की थी। बेचारा कर तो सब कुछ रहा है रूथ के लिए, लेकिन इलीगल तरीके ही हैं उसके पास, क्योंकि लीगल तरीके से काम सर्वाइवल कठिन हो रहा है उसका। तो ये शिकायतों के हिसाब से विस्टर फिर से आया है उसको पकड़ने। तो विस्टर जो है, जेम्स और कोक्सन दोनों मना कर देते हैं कि भाई देखो तुम खुद ढूंढो जाके, हमें नहीं पता वो कहाँ है। वो खड़ा ही होता है विस्टर की, उसको फाल्डर की कैप रखी दिख जाती है उसके ऑफिस में, लाइंग ऑन टेबल, और वो कोक्सन से कहता है कि लगता है आप लोग भी क्रिमिनल्स को शेल्टर करना शुरू कर दिए हो, जानबूझ के छिपा रहे हो उसको। तो जेम्स और कोक्सन दोनों कहते हैं हम किसी को नहीं छिपा रहे, वो तो खुद ही आ गया था, हमने कुछ छिपाया नहीं है। और वो जाकर के विस्टर अंदर जाता है और फोल्डर को घसीटता हुआ बाहर ले आता है। चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। दोनों सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, फुट स्टेप्स की आवाज आती है कि जा रहे हैं नीचे, वो उसको घसीटता हुआ ले जा रहा है। तभी अचानक से एक आवाज, थड, धम सी आवाज आती है। थड मतलब धम जैसा साउंड आता है, कुछ गिरने जैसा। और एक धीमी आवाज विस्टर के मुंह से सुनाई देती है, ओ माय गॉड ये क्या हुआ। रूथ हनीविल देखती है, वो बेहोश हो जाती है। क्या हो चुका है, जो धम की आवाज आई है एक्चुअली फॉल्डर जो है वो कूद जाता है नीचे। ये हो सकता है जहां ऑफिस था वो ऊपर रहा होगा, किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टोरी पे जो भी हो, वहां से फॉल्डर जो है नीचे कूद जाता है डर की वजह से, या उससे छूटने की वजह से, क्योंकि पहले से ही सॉलिटरी कंफाइनमेंट से आया है, मेंटल बहुत ज़्यादा उसका हैरेसमेंट हुआ है मेंटली, तो वो फिर से नहीं जाना चाहता, और रूथ हनीबिल की वजह से वो कूद जाता है आउट ऑफ नर्वसनेस, आउट ऑफ फियर, या जो भी कहिए, और कूदते ही उसकी गर्दन टूट जाती है। तुरंत एक डॉक्टर बुलाया जाता है। तब तक रूथ जो बेहोश हो चुकी थी उसकी कॉन्शसनेस वापस आ जाती है। आफ्टर रिगेनिंग हिज कॉन्शसनेस वो झुक जाती है उसके ऊपर, देखती है, चेक करती है, वो कहती है ही इज डेड, कि वो मर गया बेचारा। कॉक्सन कहता है कि नो वन विल टच हिम नाउ, अब उसको कोई भी टच नहीं करेगा। नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, दोबारा कभी भी कोई उसको टच नहीं कर सकता, चाहे विजिटर, चाहे कानून, चाहे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ही इज सेफ विद जेंटल जीसस, क्योंकि अब वो फॉल्डर जो है वो स्वर्ग पहुंच चुका है, जीसस के पास पास पहुंच चुका है। तो इस तरह से विलियम फॉल्डर बेचारा, जिसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो कुल मिला के, जो कि जॉन गॉल्सवर्दी का एक पॉपुलर स्टाइल है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को उठाते हैं, उनका सॉल्यूशन नहीं देते, चाहे वो सिल्वर बॉक्स हो, चाहे स्ट्राइप, चाहे ये आपका जस्टिस, कोई भी उनका प्ले है जिसमें वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। ही डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन, ही लीव्स इट ऑन द पब्लिक, कि पब्लिक अपने हिसाब से डिसाइड करे क्या सही क्या गलत, और यही एक आर्टिस्ट की पहचान है। तो इस प्ले में भी कहीं भी उन्होंने ये कोशिश नहीं की है कि वो किसकी तरफ सिंपैथी, किसकी तरफ है, सिस्टम या फोल्डर या कॉक्सन या जो भी है। बस उन्होंने एक प्योर आर्ट कंपोज की है, प्योर प्ले कंपोज किया है, एंड इट हैज बीन लेफ्ट ऑन द पब्लिक ओपिनियन कि वो इससे क्या समझते हैं। तो ये थी हिंदी समरी जो कि मैंने आपको बताई है। बाकी दो कोटेशन जो कि अक्सर पूछे गए एग्जाम में वो भी मैंने बता दिए हैं। कैरेक्टर्स आप समझ ही गए हैं कौन किसकी तरफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्ले में इनकी समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।